हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है सीजी टेट 2024 जो कि 23 तारीख 6 महीने 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रही हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम केवल ईवीएस को देखेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बोली थी कि इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस तीनों को एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगी। लेकिन क्या हुआ कि एक साथ बनाने से वीडियो क्या है लंबा हो जाता है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाती है और क्वेश्चन में मतलब आंसर बताने में जल्दबाजी हो जाती है। एक साथ करती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं केवल ईवीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगी जो पिछले ईयर पूछे गए थे 2024 में, और ये उसी क्वेश्चन का पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट लिखा गया है, मतलब पर्यावरण का फर्स्ट है, लेकिन ये ईवीएस का भाग है। ईवीएस मतलब पर्यावरण, जो कि 121 से शुरू होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपको। तारे चमकते हैं क्योंकि ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्ण, बी है आंतरिक जो है परावर्तन, सी है वायुमंडलीय अपवर्तन और डी है वायुमंडलीय परावर्तन। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर देखिए, ये एक लाइन का आंसर है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मतलब 122। ये है प्याज की खेती। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। देखिए, एक जमीन जोतना, प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, सी है निदाई करना, डी है बीज बोना और ई है प्याज काटना। देखिए, प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, ज़मीन को जोतना पड़ेगा, उसके बाद बीज को बोएंगे, फिर हम क्या करेंगे, निदाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्याज को काटेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्याज के जो पौधों की जो सूखी पत्तियां हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, उनको हम हटाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो है सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा ए, डी, सी और ई। मतलब कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 123 में पूछा गया है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। ए है सूर्य, घास, हिरण, शेर। बी ऑप्शन बोला गया है सूर्य, हिरण, शेर, घास। सी ऑप्शन बोला गया है सूर्य, हिरण, घास, शेर। ऑप्शन डी बोला गया है सूर्य, शेर, घास और हिरण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, घास, हिरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 में आपको पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ऑप्शन ए है आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना, बी है पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, सी है लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और डी है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना और ई है पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें। ठीक है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एक आंसर नहीं है। देखिए, आजकल व्यापम क्या कर रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान देना है। जैसे कि जो थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं हमारे रीजनिंग और मैथ्स को छोड़ करके, उसमें जो है व्यापम फंसाने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम यूज़ हो, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन दे रखता है ताकि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय लगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए, बी, सी। बी में दिया गया है आपको सी, डी, ई। सी में दिया गया है केवल बी, सी, डी और डी में दिया गया है केवल डी, ई, ए। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है
कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं अपने तरीके से जो मैं यूज़ करती थी और करती हूँ उसे मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर में क्या हमें सही लग रहा है, ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, ठीक। सभी में 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ज़्यादा सही लग रहा है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो हमें जो है ऑप्शन नंबर जो है सी, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी को भी पढ़ लेते हैं, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूक बढ़ाना, ये भी पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ई को देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नहीं, हाँ पहले का तो ऑप्शन ही है। पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता मजबूत करें, ये तीनों क्वालिटी तो होनी चाहिए। बी को देखते हैं, पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायक करना, आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। ए बी सी बस तो नहीं हो सकता, अगर वैसा करेंगे तो हमें ई को छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमें क्षमता मजबूत करने का जो निर्णय है वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं ई किस में है, ई भी ज़रूरी है, तो ई डी और सी में है, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे, उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लगता है कि जो है डी इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता और समझ बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हम यहाँ पे हम लेंगे डी, देखेंगे तो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है। अब देखते हैं दूसरा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और जागरूकता बढ़ाना, इसको ठीक है। पर्यावरण जोखिम से निपटना ठीक नहीं लग रहा है, उससे अच्छा तो लग रहा है लोगों को नए विषयों और गंभीर को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जो चीज़ें यहाँ आपको पॉजिटिव लगती है, जो 100% लगता है आपको ये थॉट है, ये जो ऑप्शन है वो सही है, तो पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए, उससे संबंधित फिर आप अगले को सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा अपना। सी, डी और ई एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। दिशा निर्देश, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनें। कथन ए, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और जो है कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। आर कहा है, बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। सी, ए सत्य और आर असत्य है। डी कहा गया है, आर सत्य है, ए असत्य है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करने हैं यार। जैसे मैंने अब तक के देखिए, मैंने सीजीटेट जो पेपर है वो 2 बार दिलाए हैं, दोनों पेपर को, और मेरा वो दोनों पेपर क्वालिफाइड है। और यहाँ पे सीटेट भी अगर मैं दिलाई हूँ, तो मैं जितना पढ़ी हूँ और अनुभव की हूँ उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब आप किसको पढ़ते हैं, पहले लाइन को पढ़ते हैं, किसको, पहले कथन को, ठीक है, तो आप इसके साथ क्या जोड़े पता है, क्योंकि। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लगाने से इसका जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, और रिलेशन पता चल जाता है कि ये इससे संबंधित है या नहीं, ये सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, तो कौन सा सही होगा ये हमें पता चल जाता है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। क्योंकि ये कारण को हटाकर आप क्योंकि लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। इससे आपको इस तरीके से लगाने से आपको आंसर सेलेक्ट करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है 4 का आंसर मेरे को लगता है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों क्या लगते हैं, सत्य लगते हैं।
इस तरीके से आप कथन वाले क्वेश्चंस का आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है पृथ्वी का परिक्रमण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि इसको तो सब जानते होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित को मिलाइए। सूची 1 है प्री ऑपरेशनल चरण, सेंसरी मोटर चरण, सी है ठोस परिचालक चरण और डी है औपचारिक परिचालन चरण। उसके बाद सूची 2 में दिया गया है पर्यावरण वस्तु का हेर फेर। दूसरा है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। थर्ड है बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है और फोर्थ है बच्चा जोड़ घटाव गुणा करना और भाग करना सीखता है। ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। बी में दिया गया है आपको ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। सी में दिया गया है ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। अब देखिए यहाँ डी में दिया गया है ए का फर्स्ट, बी का आपका फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का थर्ड दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस को देखने के बाद हमें एक बार जो कथन है या कथन वाले ऑप्शन से मतलब जो दिया गया है उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जिसे जानते हो ना उसे कंफर्म कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर सेलेक्ट करने में आसानी जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 129, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? ऑप्शन है ध्वनि संवेगों का उपयोग करके, बी है मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, सी है साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ठोस अनुभव का उपयोग करके। ऑप्शन है ए बी सी, बी ऑप्शन है बी सी डी और बी ऑप्शन है बी डी, सॉरी सी ऑप्शन है बी डी और डी ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए ए ध्वनि संवेदों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। ठीक है, दृष्टिबाधित मतलब आँख से उसे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सुना करके आप लोग देखे होंगे कि जो व्यक्ति कम देखता है वो सुनता तेज़ी से है, ऐसे क्वालिटीज़ अक्सर रहते हैं। और जब वो देख नहीं पा रहा है तो हम उसे सुना करके जो है सिखा सकते हैं, है ना। इसीलिए ए और बी और ये सी आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए और बी मौखिक भी होगा इसमें, मतलब बोलने वाली चीज़ें होगी, साथियों में द्वारा स्पष्टीकरण ये भी हो जाएगा। और ठोस अनुभव का उपयोग करके मतलब छू करके वो भी देख सकता है। मतलब जो चारों ऑप्शन हैं वो पॉजिटिव लग रहे हैं और दृष्टिबाधित है तो ये सारी चीज़ें करके वो सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, ईवीएस शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। दूसरा दिया गया आपका गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। दोनों ऑप्शन ए देखेंगे, दोनों ए पहला और दूसरा सही है, बी केवल पहला, सी ना पहला ना दूसरा और डी है केवल दूसरा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा। ठीक है, मतलब दोनों आ जाएगा इसमें सत्य कथन में। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रतीकों को पहचाने। देखिए अब ये किसके टाइप दिख रहे हैं, कुआं के टाइप। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था कि सभी पेपर में इजी और कठिन मिक्स आता है, ऐसा नहीं कि पेपर हार्ड आ गया या इजी आ गया। ठीक है,
यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है। तो ऑप्शन देखिए, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133। 133 में बोला गया है ईवीएस मानचित्रण क्षमता विकास में सहायक होती है। गणना और पूर्वानुमान के लिए योग्यता, रिकॉर्डिंग क्षमता, और सी है स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ, और डी है भूदृश्यों का रेखा चित्र बनाने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ठीक है, मैप से हम क्या करेंगे, स्थानों की स्थिति को ही तो समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। ए कीट, बी बाज, सी सांप और डी है मेढक। तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन होता है। अब देखोगे क्वेश्चन को तो लगेगा कि सरल आया, लेकिन जब बनाओगे तो कितना टाइम चला जाता है, ये पेपर हॉल में ही बैठ के समझ में आती है ना। तो देखिए इसका जो है सबसे पहले तो ए बी जो होता है, रुको, ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेढक है। तो कौन सा क्रम रहेगा किसमें, श्रृंखला में। ठीक है, अभी हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा आपका कीट आएगा। कीट को कौन खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, बी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 135। 135 पूछा गया है कि दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर सही विकल्प चुनें। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया है वैसे करेंगे। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कारण को हटाएंगे, हम लिखेंगे क्योंकि मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। लग रहा है कि दोनों सही हैं। ठीक है, देखते हैं कथन ए और कारण आर दोनों सत्य असत्य हैं। ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। डी है ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं अपन, 135 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए और कारण आर दोनों सत्य है। मैंने पहले ही समझ में आया, जैसे हमने क्योंकि लगाया, जहाँ पे क्योंकि लगाया वहीं से हमें समझ में आ गया कि दोनों ही कथन सत्य है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा होता कि ए और आर दोनों सत्य है लेकिन क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम उसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पर इतने देर तक बने हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीर दी जाती है ताकि वे जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। इसमें हम छात्रों को समझा सकते हैं। अवलोकन, डेटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच और वर्गीकरण। ऑप्शन है ए बी और सी। ऑप्शन बी है ए बी डी। ऑप्शन सी है ए सी और डी, और डी है बी सी और डी। तो इसका आपका जो है क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए सी और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पहले जाएंगे, पहले देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सही लग रहा है, उसके बाद आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सी और डी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। आप इसको याद रखेंगे ना, सीखने को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये चीज़ें ना काफ़ी गलत होती हैं और ये बार बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है, चाहे आप इंग्लिश में देखो, मतलब इसी के इंग्लिश सब्जेक्ट में,
और या फिर आप पेडागॉजी में देखो इसे, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के पेडागॉजी में, एक जगह तो मिलेगा, फिक्स है, ये बहुत आता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन। जब हम सीखने को बढ़ावा के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य रखेंगे तो उसका जो उद्देश्य क्या हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका जो है ऑप्शन देखते हैं, सर्वेक्षण, प्रदर्शन, चर्चा और व्याख्यान। देखिए, सर्वेक्षण और व्याख्यान का तो नहीं पता, लेकिन जो प्रदर्शन और चर्चा जो है बहुत ज़रूरी होता है, इससे बच्चे काफ़ी सीखते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 है। यहाँ पे देखिए, ये जो फ़ोटोज़ है ना वो अच्छे से नहीं आई हैं, तो फिर भी यहाँ पे आपको समझ में ही आ रही होगी। देखिए, मैं ये जो है 139 का आंसर थोड़ा वो जा रहा है, टफ जा रहा है। आई थिंक इसे क्या बोलते हैं, विलोपित किया गया था, या फिर इसको जो है आंसर नहीं पता, इसका मतलब डाउट था इसमें, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? देखते हैं, फेफड़े, त्वचा, कान, छोटी आंत, ये तीनों होती हैं क्या? नहीं होती। सीधा सी बात है, आप जब तंबाकू के धूम्रपान आए, सिगरेट का धूम्रपान आए, आपका जो है माइंड में इमेज बनना चाहिए किसका? फेफड़े का। धुआं अंदर जाएगा, फेफड़े को ख़राब करेगा। फेफड़े को क्यों ख़राब करेगा? क्योंकि वहाँ से आप ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ेगा, फेफड़े में पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप उस जो है टाइटल को, एड को याद रखेंगे कि नशा करने से जो है मतलब धूम्रपान करने से, तंबाकू करने से खराब होती है। ठीक है, देखते हैं 41। सारदा एक्ट 1929 में बनाया गया था क्योंकि सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। अभी हम देखते हैं नीचे कथन कहा गया है, ए व कारण आर के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं ए कथन और कथन मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। कथन ए असत्य है तथा आर असत्य है। डी है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका जो है आपका 141 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा कथन नंबर सी, ए और तथा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सत्य है तथा आर असत्य है, क्योंकि इस एज के लिए नहीं किया गया था, शायद एज दूसरा है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं 142 एकल परिवार का अर्थ है। एकल परिवार का अर्थ है केवल पत्नी, माता पिता एवं बच्चे। वर्ष 1971 के बाद बाहर से आए व्यक्ति, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये तो संयुक्त फैमिली में आ जाता है। और ये भी आ जाएगा एकल परिवार में, एकल परिवार। ठीक है, और जो है इसका हम देखते हैं, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, केवल पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल पत्नी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि, किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? देखिए, ईवीएस में आपका पर्यावरण से भी पूछ सकता है, जियोग्राफी से पूछ सकता है,
और CDP पूछेगा वो अलग पूछेगा, ठीक है। तो आप प्रोटीन विटामिन्स के यूज़, मिनरल्स, सभी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप साइंस से रिलेटेड पढ़ के ही जाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बोला गया है यदि किसी महिला का ग्रंथि जो है वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी है, ठीक है। इसमें दिया गया ऑप्शन ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है कैल्शियम और डी आपका दिया गया है आयोडीन। तो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गले फूल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग बताना है, कैंसर, एनीमिया, HIV और खसरा। देखिए दिया गया है ए फर्स्ट सेकेंड, बी सेकेंड थर्ड, सी थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है, पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं अगर बात करूं तो जो कैंसर होता है वो आई थिंक फैलता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो तो ब्लड में होता है और जब ब्लड ट्रांसफ़र होगा किसी व्यक्ति के में तो शायद हो सकता है, लेकिन ऐसे छूने से, उसके ग्लासेस, उसके खाने के बर्तन यूज़ करने से नहीं फैलते हैं। तो ये संक्रमण रोग नहीं है। तो इसको छोड़ करके बाकी भी हो सकते हैं। अभी एक और चीज़ होता है इसी से संबंधित, HIV। तो HIV जो होता है वो भी जो है एक टाइप का रोग है जो HIV होता है। ये जो है संक्रमण रोग में आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पूछा गया है संक्रमण रोग, नीचे देखे गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड और फोर्थ जो है संक्रमण रोग हैं, मतलब HIV और खसरा, ये दोनों फैल सकते हैं लेकिन एनीमिया और कैंसर नहीं फैलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग एनीमिया को फैलने वाली बीमारी समझते हैं पर ऐसा नहीं है, ठीक। अभी हम देखते हैं अगला 145, DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? पहला है पोलियो, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा है टिटनेस, चौथा है काली खांसी। अब देखिए व्यापम चाहता तो इसे एक लाइन में पूछ सकता था, लेकिन नहीं, उनको आपका टाइम मतलब यूज़ करना है, खाना है टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए उसने ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन दे रखा है। और ये जो उनका क्वेश्चन बनाने का तरीका है ये 2024 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से समझें आप। तो देखिए इसमें जो है आपका डिप्थीरिया और टिटनेस और जो है काली खांसी, ये जो है उन बीमारियों में क्या किया जाता है, उन बीमारियों के बचाव के लिए DPT की जो टीका है वो बच्चों को लगाते हैं। जब बच्चे होते हैं आई थिंक उसके 5 दिन बाद या होते हैं तो 1-2 दिन बाद ही ये टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए मैंने कहा EVS में साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप सभी जो है तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और जो बोलते हैं ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सभी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ग्रसनी अमाशय, सबसे पहले तो हमें इसकी जो है वो याद होनी चाहिए कि किसके बाद कौन आता है। तो हम देखेंगे तो इसमें से ग्रसनी अमाशय, ग्रासनली, इलियम, ग्रहणी और बड़ियात। तो इसमें से हम देखेंगे सबसे पहले हमें ग्रसनी, फिर है ग्रासनली देखने को मिलता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है अमाशय, फिर देखने को मिलेगा ग्रहणी और फिर हमें देखने को मिलता है बड़ी आंत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फिफ्थ फोर्थ और सिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपरोक्त दोनों, अपघटक। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 148, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र के घटक, एक गर्मी मृदा जल, दूसरा है कटीला झाड़ियाँ, तीसरा है ऊँट भेड़ बकरी चूहे, ठीक है।
इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि ये फंसाने वाला है हमको। ए दिया है फर्स्ट, बी सेकंड थर्ड, सी दिया गया है सेकंड थर्ड, डी दिया गया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका जो है एक बार और देख लेते हैं ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस को। इसमें दिया गया है गर्मी, मृदा, जल, है ना। उसमें दिया गया है कटीला। इसमें आ सकता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों आ सकते हैं क्योंकि गर्मी मृदा ठीक है। कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं यहाँ पे, ऊँट भेड़ बकरी और चूहे भी होते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हम देखते हैं खाद्य जाल में। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती हैं, खाद्य श्रृंखला नहीं होती हैं, खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए तो उसे श्रृंखला कहा जाता है ना भाई। नहीं तो क्यों श्रृंखला बोलते, जुड़ी नहीं होती तो। अभी देखते हैं 155 में पारिस्थितिक सॉरी ये घास है ना, एक मतलब थोड़ा धुंधला हो गया है इमेज। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर है। तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उत्पादक। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पहले में उत्पादक होता है, फिर दूसरे में होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ, इसमें तो सिर्फ 50 तक का था, मतलब 150 121 से आपको 150 तक के क्वेश्चन ईवीएस के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी हमें कुछ समझ में आती। चलो, वीडियो पसंद आया है, हम इसमें और मेहनत करें। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की भी अपडेट डेली मिलती रहती है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।